तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन देखेंगे और जहां एग्रीकल्चर वाला मैंने आपको कराया था, कृषि वाला, संभवतः कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आज का अंतिम पार्ट हो, लेकिन अगर मुझे लगा कि कुछ और फैक्ट हैं तो कल भी इसी का वीडियो आ सकता है। और ये दो के दो वीडियो जो होंगे आपकी फैक्ट बेस्ड होंगी। पहली बात ध्यान से सुनना, उसने सिलेबस में टॉपिक क्या लिखा है, कृषि सुधार और उत्पादन तथा विपणन। आप लोग खुद देख रहे होंगे। पहली बात बता रहा हूँ, वो रिटर्न वाले एग्जाम होते हैं जहां आपको लिखना होता है। ये टॉपिक ही इस प्रकार के होते हैं। अब आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैंने कोशिश की है कि वहां से मैं फैक्ट निकाल सकूं। तो हम एग्रीकल्चर के विविध तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से अगर मैं आपको पूरी थ्योरी बताऊं, पूरी थ्योरेटिकल चीज़ें समझाऊं और आपके एग्जाम में वो काम ना आए, हालांकि आपका नॉलेज बन सकता है, ज्ञान बन सकता है, लेकिन आपको एग्जाम भी करेक्ट करना है। हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है। रटाना नहीं मेरा मतलब आप लोगों को मकसद है। आप लोगों को समझाने के साथ साथ तथ्य भी आपके समझ आने चाहिए ताकि आपका एग्जाम करेक्ट हो सके। ठीक है, तो आप लोग देखना, सबसे पहले लिख लीजिए कृषि सुधार, यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमने क्या रिफॉर्म किए वो हम लोगों ने देखना है। और इसमें बहुत आप लोग, या कृषि सुधार मत लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कृषि से संबंधित विभिन्न तथ्य, यानी फैक्ट लिखना है। उसी के अंदर में आपको कृषि सुधार, देखिए स्वतंत्रता के बाद जब हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म करना था, तो सबसे बड़ा जो विवाद था, यानी सबसे बड़ा जो इश्यू था, वो जमीन को लेकर था, लैंड को लेकर और भूमि को लेकर जो विवाद था वो क्या था, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम कोई एक ऐसा वर्ग, जमींदार वर्ग था और कुछ ऐसे जो अंग्रेजों के खास थे, उनके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गई थी, लेकिन जो काश्तकार होते हैं या जो बटाईदार होते हैं, जो दूसरे के खेतों पे काम वगैरह करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे ज़मीन से संबंधित। तो सबसे पहला काम करना था भू सुधार, यानी ज़मीन से संबंधित लैंड रिफॉर्म जिसको आप लोग कहते हैं। और उसके अंदर हमने क्या क्या किया, सीधे पॉइंट लिखना है, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं देखना है इसको। भूमि सुधार, सबसे पहला जो हमारा काम था वो लैंड रिफॉर्म था। ठीक है, भूमि सुधार। आज भूमि सुधार के अंदर लैंड रिफॉर्म इसको कहेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले जो मीडिएटर थे यानी मध्यस्थ, उनको एंड करना था। क्योंकि होता क्या है, एक जो उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद जो डायरेक्ट जहां तक पहुंचता है, यानी जैसे आप उत्पादक हैं, यानी आप खेत पर काम कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट कहां तक पहुंचाना है, उसको मार्केट वगैरह तक पहुंचाना है, या सरकारें अगर खरीदती हैं, या आप कस्टमर तक वगैरह जहां भी पहुंचाते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम उसके बीच मीडिएटर हो, यानी मध्यस्थ हो। क्योंकि अगर बहुत बड़े बीच में लोग होंगे तो वो उतना कम किसान को फायदा होगा। एक चीज सोचिए, काश ऐसा होता, किसान खेत में उत्पादन करता, डायरेक्ट उसको कंज्यूमर तक पहुंचा देता, तो सीधे उसको भी रेट अच्छा मिलता, बीच में जो बिचौलिए हैं उनको नहीं मिलता ज्यादा, और कस्टमर को भी रेट कम पे मिलता। खुद सोचिए, एक उत्पादक है, वो अपने खेत पर किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, डायरेक्ट अगर आप तक पहुंच जाए, किसान को भी उसका पूरा अच्छा प्राइस मिलेगा और आपको भी वो महंगा नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा था लैंड रिफॉर्म के अंदर मध्यस्थों की समाप्ति। किसकी? मध्यस्थों की समाप्ति लिखनी। इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जितना मैं समझा रहा हूं उतना इससे काम बन जाएगा। ठीक है, मध्यस्थ की समाप्ति, मध्यस्थों की समाप्ति। ठीक है, यानी बीच के जो बिचौलिए होते हैं उनको हमने हटाना था, एक काम ये। और दूसरा इसके काम था काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। ठीक है, क्या था? काश्तकारी सुधार, काश्तकारी सुधार। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, यानी काश्तकारी मतलब हुआ टेंसी रिफॉर्म। ठीक है, टेंसी वगैरह सुना होगा आपने, उसी को इंग्लिश में, हिंदी में काश्तकारी कहते हैं। इसके अंदर 3 चीजें थी। एक तो जो लगान होता है खेतों में किसान का, उसको रेगुलेट करना था, कि ऐसा नहीं कि उसको कोई रेट ही ना मिले, एक निश्चित मतलब राशि उसको मिल सके। अगर दूसरे के खेत में अगर वो काम कर रहा है तो उसका कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी मर्जी से खेत का मालिक उसको कुछ भी दे। तो लगान का नियमन करना था, यानी रेगुलेशन करना था, लगान का नियमन करना था, लगान का। दूसरी चीज जो करनी थी वो थी बटाईदारों के हितों की रक्षा। बटाईदार क्या होते हैं? जो दूसरों के खेत पे काम करके कमाते हैं। ठीक है, बटाईदारों के खेतों, बटाईदारों के हिस्सों की रक्षा। ठीक है, बटाईदारों के हितों की रक्षा, यानी उनके जो हित होंगे, जो उनका अपना पक्ष होगा, उसको भी देखना था। और तीसरी चीज जो इसके अंदर आती थी वो थी काश्तकारों के स्वामित्व को अधिकार, यानी जो काश्तकार होंगे, जो दूसरों के खेत पर काम कर रहे थे, उनको भी कुछ लैंड से संबंधित अधिकार दिए जाए, यानी भूमि में उनका कुछ अधिकार हो, ताकि वो और मन लगा के काम कर सके। एक बात बताओ,
भूमि का मालिक घर पे सोया है, काम कर रहे हैं वहाँ बटाईदार काश्तकार। जब जब आपका राइट ही नहीं है उस ज़मीन पे, आपका हक ही नहीं है उस ज़मीन पे, तो आप उतना मोटिवेट होकर काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी अपनी ज़मीन है, आपके अपने अधिकार हैं, तो आप ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो तीसरा इसमें जो काम करना था वो क्या था, काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना था। काश्तकारों को स्वामित्व यानी ऑनर होंगे इसके वाली, स्वामित्व का अधिकार। ये तीन चीजें सबसे पहले हमने करनी थी, ठीक है। ये चीजें होती रही, चलते रही, इतना हमने जाना ही नहीं, क्यों पढ़े जब इतना आपका पूछता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरा करना था कृषि का पुनर्गठन, यानी एग्रीकल्चर को क्या करना था, पुनर्गठित करना था। उसके अंदर एक तो भूमि का पुनर्वितरण करना था, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा करना था। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में भूमिहीन लोगों को भूमि देना या लैंड का दोबारा क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूशन करना था। साथ ही भूमि की चकबंदी करनी थी। चकबंदी के तहत क्या होता था, पहले जो जमीन के टुकड़े थे वो अलग अलग हुआ करते थे, मतलब किसी का एक खेत यहाँ पे होगा, कहीं दूसरा कहीं। तो ये किया गवर्नमेंट ने, उसको चकबंदी कर दी, यानी बड़े जो छोटे छोटे जोत थे उनको बड़े हिस्से में कन्वर्ट करने का गवर्नमेंट ने काम किया। उसी को बोलते हैं भूमि की चकबंदी करना, और उससे उत्पादन पे फर्क पड़ता। और तीसरा था सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। ये तीनों चीज इसके अंदर आएंगी। कृषि सुधार मतलब अपने आप में कृषि के पुनर्गठन। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, कृषि का पुनर्गठन, कृषि का पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अंदर भी आपने 3 पॉइंट लिखने। एक तो भूमि का पुनर्वितरण, इसको समझ जाना, ये क्यों लिखा रहा हूँ। भूमि का पुनर्वितरण का मतलब जो अंग्रेजों के समय बहुत ज़्यादा भूमि के मालिक हो गए थे, अंग्रेजों ने दूसरों की भूमि छीन के दूसरों को दे दी थी, तो उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन उसका करना था, ठीक है। भूमि का पुनर्वितरण, भूमि का पुनर्वितरण करना था एक चीज। दूसरी चीज इसके अंदर करनी थी आपने, भूमि की चकबंदी, ठीक है। चकबंदी के अंदर क्या आएगा, जैसे छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते थे उनको एक करने की बात, भूमि चकबंदी, ठीक। और नेक्स्ट जो इसके अंदर आएगा वो आएगा अपने आप में सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। सहकारी यानी मिलजुल, सरकारी नहीं है, ठीक है, सहकारी कृषि। इतना ही आप लोग ध्यान रखिए, कुछ नहीं, ये खाली समझाने के लिए है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज जो कृषि के संबंध में सुधार हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हुए, सबसे बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन और हरित क्रांति का टोटल आप लोग सीख चुके हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन आता है आपका हरित क्रांति से, डायरेक्ट उसने सिलेबस में नहीं दिया है, वो यहाँ से इसीलिए क्वेश्चन पूछता है क्योंकि उसने कृषि सुधार दे रखे हैं। तो हरित क्रांति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको करा चुका हूं पुरानी वीडियो में, एग्रीकल्चर वाले में, उसको आप लोग देख लेना है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए इन सब चीजों के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या किया, जो लैंड होते थे, लैंड को डिजिटल रिफॉर्म करना शुरू किया, यानी भूमि का आप लोगों ने डिजिटल जो मीडियम होता है, यानी उसका अपने आप में डिजिटल माध्यम के तहत उसका रिकॉर्ड रखा गया। आपको कंप्यूटर वगैरह में सारे रिकॉर्ड होंगे, क्या होंगे, सबको ये पता चल जाएगा उसकी जमीन कहाँ है, कितनी है। यानी लैंड का क्या कर दिया, उसका डिजिटल, उसके डिजिटल रूप उसको देने का काम किया। तो नेक्स्ट लिखिए, गवर्नमेंट ने अगला काम किया था, फोर्थ, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्य, और ये ईयर पूछ सकता है 2008, राष्ट्रीय, इसका ईयर याद रखना, ठीक है आपको। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय भूमि यानी नेशनल, अपने आप में लैंड, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड आधुनिकीकरण, यानी आपका जो भी लैंड आपके पास होगा उसका जो रिकॉर्ड होगा उसको डिजिटल माध्यम से रिकॉर्ड करना था, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा जमीन वगैरह की सब चीज़ें डिजिटल रूप से आप लोगों को उपलब्ध रहती हैं। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण किया गया, और ये जो कार्य था गवर्नमेंट द्वारा सन 2008 में किया गया। ये भी अपने आप में किसके अंदर आ जाएगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये भी आप लोग ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट था भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, यानी लैंड एक्विजिशन, यानी जब भूमि का अधिग्रहण करती है सरकारें, होता क्या है, कहीं पे रेलवे ट्रैक बिछाना है, कहीं रोड बनानी है, कहीं कोई बस्तियां बसानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, भूमि को अधिकृत करना शुरू कर देती है, यानी एक्विजिशन उसका करने लगती है, अपने पास लेने लगती है। भले ही उसको कुछ रियायत दे दी जाए, कुछ पैसा वगैरह जो भी देती है, तो उसके लिए स्पष्ट कानून नहीं था, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून लाए। तो इसको ध्यान रखना ही, भले ही 2011 का कानून था, उसके बाद 2013 में इसका बिल बना और 2014 से इसको लागू किया। तो इसको ध्यान रखना है। इसको कैसे लिखना है, देखिए, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना। भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन, ठीक है, भूमि अधिग्रहण
साथ ही साथ इस बिल का पूरा नाम था पुनर्वास और पुनर्स्थापना, ठीक है, पुनर्वास व पुनर्स्थापना। ये जो बिल अपने आप में था, ये था 2011 का। अब इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, मेन चीज जो आती है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक कानून बनाया और उसको बोला जाता है भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड एक्विजिशन से संबंधित लॉ था। अब इस पर रिफॉर्म या मतलब चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा उस टाइम पे था अधिग्रहण कानून, ये अपने आप में था 2013 का। और इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था अपने आप में 1 जनवरी 2014 से इसको लागू किया गया था, 1 जनवरी 2014, ठीक है, इसको लागू किया गया था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब देखिए, हमने लैंड से संबंधित काफ़ी रिफॉर्म कर दिया, सब चीज़ हमने कर दिया, लेकिन जब तक आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा नहीं होगा निवेश करने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। जब आपको बताइए, आपको लैंड से संबंधित रिफॉर्म कर दी, आप चाहते हैं, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आप अच्छा खासा उत्पादन करें, लेकिन आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए यानी लोन लेने का सही मीडियम नहीं है, जिसको बोलते हैं साख यानी क्रेडिट। आपके पास क्रेडिट होना बहुत जरूरी है ताकि आप उसको इन्वेस्ट करें। अब देखिए, साख से संबंधित सरकारों ने क्या किया, विभिन्न अलग अलग सरकारें जो सत्ता में आई, बैंकों की स्थापना करना शुरू किया आरबीआई की मदद से, चाहे केंद्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे। आपने सुना होगा भूमि विकास बैंक होते हैं, नाबार्ड का नाम सुना होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम सुने होंगे, इवन लीड बैंकिंग का भी कॉन्सेप्ट है। ये सारे जो बैंकिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो किसके लिए थे, ग्रामीण इलाकों में या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्रेडिट देने के लिए, यानी साख देने के लिए, ताकि अगर कोई करना चाहता है निवेश अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके लिए वो क्या कर सके, थोड़ा सा पैसा जुटा सके और कृषि में निवेश करे और उत्पादन की जो चीजें हैं उसको बढ़ा सके। तो साख से संबंधित चीजें क्या हुई, साख को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिट बोलते हैं इसको, यानी एक प्रकार का लोन से संबंधित है, ठीक है। इसके अंदर पहली चीज जो हुई, अपने आप में गवर्नमेंट ने लीड बैंकिंग की स्थापना आरबीआई के माध्यम से करना शुरू किया। तो आप लोग सीधे सीधे समझ जाना ये किस चीज से है, लीड बैंकिंग। ये कॉन्सेप्ट आया 1969 में। इसमें क्या किया था, आरबीआई ने मिलकर लीड बैंकिंग, एक जिले में एक लीड बैंक बना दिया, यानी लीडर होगा उस सभी बैंकों का, जिसका मुख्य काम क्या होगा कि जो अपने आप में एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जो इसको लोन चाहिए उसके लिए क्रेडिट की व्यवस्था करना, यानी साख की व्यवस्था करना। तो उसके लिए लीड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया 1969 में। बाद में क्या किया, ग्रामीण बैंकों की स्थापना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये सब उसी चीज से संबंधित थे। तभी तो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, हमें डायरेक्ट ये पता नहीं चलता कि जीएस का क्वेश्चन ऐसे क्यों पूछ रहा है। वो होता है सिलेबस से है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता। अब लोग कह देंगे यार एक बात बताओ, बैंक के सिलेबस में नहीं है और एग्रीकल्चर टॉपिक है तो इसने बैंक से क्वेश्चन क्यों दिए। वो एग्रीकल्चर के अंदर कृषि सुधार है, तो एक प्रकार का ऋण देने वाले काम करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कॉन्सेप्ट आया था 2 अक्टूबर 1975 को, यानी 2 अक्टूबर 1975 में। और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो अपने आप में थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पहले भी बताया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। और इसके लिए जो समिति बनी थी वो बनी थी शिवरमन समिति की सिफारिशों पे इसको बनाया गया था, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए शिवरमन समिति। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने क्या बना दिया, नाबार्ड बना दिया। और नाबार्ड का काम मुख्य क्या है, कृषि व ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है, ठीक है, यानी कृषि व ग्रामीण विकास। अब ये क्या करता है, जो बैंक होंगे जिनका काम एग्रीकल्चर सेक्टर में साख यानी क्रेडिट वगैरह, उनको ये पैसा देता है। आप ये नहीं कि डायरेक्ट नाबार्ड से पैसा ले आइए, नाबार्ड से आपको नहीं मिलेगा, नाबार्ड दूसरे बैंकों को क्या करेगा, पैसा देगा, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो कृषि प्लस ग्रामीण विकास से संबंधित है, ठीक है। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछता है, मैंने पहले भी कहा था, उसको देख लेना, और पहले भी बताया, कृषि प्लस ग्रामीण विकास से संबंधित है नाबार्ड, ठीक है। तो हम बैंक के क्रेडिट तक पहुंच गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और चीज की, एक फंड बनाया जिसका नाम था ग्रामीण अवस्थापन विकास फंड, यानी रूरल जो अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। तो अगला लिख लीजिए, ग्रामीण अवस्थापन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, अवस्थापन फंड, यानी ग्रामीण मतलब रूरल, अवस्थापन मतलब क्या होता है अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा विकास फंड यानी डेवलपमेंट फंड, ठीक है, विकास फंड।
इसका भी काम था पैसा वगैरह जुटाना, और इसकी जो स्थापना की गई थी इस फंड की, वो की गई थी 1995-96 में, ठीक है, 1995-96 में। इसको बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF इसको बोला जाता है। ये 1995-96 का अपने आप में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ें चल रही थी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सरकार ने की वो की किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, क्योंकि किसानों को ऋण चाहिए था और किसान बेचारे परेशान थे कि आखिर ऋण कहाँ से लिया जाए। वो किसके, साहूकार, महाजन वगैरह, जमींदार, इनके चक्कर में फंसते थे, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द क्या कह सकते हैं, मतलब लोन, ठीक है, यानी एक ऐसा सेक्टर जो अपने आप में ऑर्गेनाइज नहीं है, कभी कितना ब्याज, कोई रूल नहीं है। बैंक से लोगों तो उसका रूल होता है ना, इतने दर होती है, इतने समय में इतनी किस्त, तो अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं लोगे तो उसका कोई रोल नहीं होगा। तो सरकार ने एक चीज़ शुरू की, किसानों को ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है अगस्त 1998, 1998 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें क्या होता है, जो किसान लोग होते हैं वो कोई व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक हो गया, या कोई एग्रीकल्चर को संबंधित बैंक हो गया, या अपने आप में कोई कोऑपरेटिव बैंक हो गया, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक हो गए, वहां से क्या मिल सकता है, हमको ऋण मिल सकता है इस कार्ड के माध्यम से। इसकी अपनी कंडीशन है, टर्म्स और कंडीशन, वो अलग चीज है। अभी आप इतना याद रखिए, किसान क्रेडिट कार्ड कब से शुरू किया गया था, अगस्त 1998 से, ठीक है। ये थे आपके मेन चीजें जो कृषि के सुधार और साख से संबंधित थी। अब अभी जो 3 कानून विवादों में रहे हैं, कौन से 3 कानून, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इसी में आएगा कृषि सुधार के अंदर, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगला हेडिंग डालेंगे आप कृषि विपणन, ठीक है, हेडिंग डालेंगे कृषि विपणन, हेडिंग डालनी है आपको कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उत्पादन और विपणन उसने टॉपिक दिया है, हम लोग मार्केटिंग देखते हैं। उत्पादन में बताओ क्या पढ़ लोगे, उत्पादन में कुछ ऐसा है नहीं जो आप लोगों के एग्जाम में आएगा उससे, उत्पादन वगैरह से। ल्यूसेंट आपका काम होगा इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी मेरी ओर से मैं ये मानता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। कृषि विपणन का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एक बात बताइए, आपने उत्पादन कर दिया, सब चीज रख दिया, कौन उसको मार्केट दिलाएगा, यानी किसान है, किसान ने उसका उत्पादन कर दिया, जब तक प्रॉपर आपके पास परिवहन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आपके पास प्रॉपर उसका भंडारण नहीं है, यानी गोदाम वगैरह नहीं है, तो वो तो वहीं सड़ जाएगा ना, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, सप्लाई चेन ऐसा ही है। तो इस सब चीज़ों को निकालने के लिए यानी हम लोग कैसे किसान के उत्पाद को, यानी कृषि के जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको मार्केट तक पहुंचाने का जो पूरा फॉर्मूला होता है उसी को बोलते हैं कृषि विपणन, यानी उत्पादन से लेकर मार्केट तक पहुंचाना, बाजार तक पहुंचाना, वो जो सप्लाई चेन होती है कृषि उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाना ही क्या है, अपने आप में विपणन है, यानी कृषि प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना। एक चीज अभी आप लोगों ने जो ऊपर लिखी थी उसमें एक पॉइंट ऐड कर दो, विद्यानाथ कमेटी, मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले अपने साख से संबंधित क्रेडिट से लिखी थी, विद्यानाथ कमेटी लिख लीजिए आप, ठीक है, ये छूट गया था, विद्यानाथ कमेटी लिख लीजिए आप। ये बनी थी सन 2004 में और इसका भी काम था ग्रामीण साख समितियों में सुधार करने से संबंधित। ये लिख दो 2004, ब्रैकेट में लिख दो ग्रामीण साख संबंधियों से सुधार संबंधित, ग्रामीण साख क्रेडिट होता है, ठीक है, साख समितियों में सुधार से संबंधित थी, ये उस पर रिफॉर्म करने के लिए इसको रिकमेंडेशन देनी थी। ये आप लोग लिख लीजिए, विद्यानाथ कमेटी लिख लिया होगा। देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कृषि विपणन के अंदर हम जो देखेंगे, पहला आप लोगों ने लिखना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी पहला पॉइंट लिखना है, इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपने, ठीक है। तो पहला लिख लिया आप एग्रीकल्चरल यानी एग्रीकल्चर, इसके अलावा साथ में लिखो इसका नाम प्रोड्यूस, ठीक है, क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और ये जो एक्ट था इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। इसका पूरा नाम क्या है, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। यानी सिंपल सी बात है, किसान ने अपना उत्पाद तैयार किया, उसने खेत पर उगाया, वो सब तैयार होगा, लेकिन क्या
आप लोग उसको कैसे हम लोग ये माने, या जो मतलब जो भी चीज़ है, जो भी उत्पाद है, कि वो कितनी गुणवत्तापूर्ण है। आपने कोई चीज़ ली, आपको कैसे पता चलेगा इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके अंदर चीज़ें कैसी हैं, कब की बनी, हर चीज़, यानी उसकी क्वालिटी को लेके सरकार की उसकी सहमति है या नहीं है, उसी से संबंधित एक एक्ट लाया गया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। ये जो था अपने आप में 1937 का था। और इसी के तहत जो भारत में एक चीज़ आपने सुना होगा, एगमार्क, यानी क्या लिख सुना होगा आपने इसके तहत, एगमार्क, यानी एगमार्क इसी की देन है। जो प्रोडक्ट पे आप लोगों ने देखा होगा ना, किसी प्रोडक्ट पे एक एगमार्क का साइन लगता है, आपने हर प्रोडक्ट देखे होंगे पीछे से उसमें एगमार्क होता है। वो क्या बताता है, उस वस्तु की गुणवत्ता, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है और क्या वो सरकार द्वारा प्रमाणित है या नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने इसको वेरीफाई किया है या नहीं है, वो एगमार्क साइन बताता है। ताकि आप जो प्रोडक्ट लें मार्केट में जो आए, उससे ये पता चल जाए कि हाँ प्रोडक्ट में क्वालिटी है और गवर्नमेंट ने द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, नहीं तो कालाबाजारी हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग हमेशा एगमार्क चिन्ह देख लेना, उसमें एगमार्क चिन्ह इसी एक्ट से आया 1937 में, जो दो चीजें बताता है। एक तो क्या, उत्पाद की गुणवत्ता, यानी कैसी उसकी गुणवत्ता है, यानी ये साइन जो है उच्च गुणवत्ता का है, क्वालिटी, पहली चीज। दूसरा, ये जो साइन अपने आप में है 1937 में, इसमें ये बताता है कि वो प्रोडक्ट सरकार द्वारा क्या है, प्रमाणित, सरकार द्वारा प्रमाणित। जब ये साइन लगा होगा तो खुद ही बताइए, आधे लोग तो वैसी ही चीज़ें लेते हैं, तो यही अपने आप में मार्केटिंग है, यानी इसको मार्केट पहुंचाना है, ये साइन आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें आप लोगों ने पॉइंट लिखना है नियमित बाजार, यानी आप लोग अगर किसान कोई प्रोडक्ट उत्पाद करता है, चाहे वो कपास हो, तंबाकू है, कुछ भी हो, अलग अलग प्रकार के कृषि प्रोडक्ट कुछ भी हो, तो उसके लिए एक नियमित बाजार होनी चाहिए, यानी एक मार्केट उसके लिए प्रॉपर होनी चाहिए, तभी उसका विपणन हो सकता है। और ये जो नियमित बाजार का जो कॉन्सेप्ट है, ये राज्य और स्थानीय सरकारों के अंदर आते हैं, केंद्र सरकार के अंदर नहीं आते हैं। ब्रैकेट में लिखो, राज्य प्लस स्थानीय सरकार, यानी जो लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, नगर निगम, नगर पंचायतें हैं, इस टाइप का सरकार के अंदर। हाट वगैरह लगते हैं ना, संडे हाट, ये वो सब इसी के अंदर। तो नियमित बाजार का होना आवश्यक है, जिसको जो राज्य और स्थानीय सरकारों के अंदर आते हैं। और इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत ये चलते हैं, यानी गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहाँ इस टाइप के प्रोडक्ट बिकेंगे, यहाँ इतने को हाट लगेगी, इतने बजे तक टाइमिंग होगा, वो सब नियमित बाजार होते हैं। वो अपने आप में मार्केटिंग का एक तरीका है, नियमित बाजार बनाना, जो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अंदर होते हैं। और इसमें अधिकतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कृषि उत्पादों का विपणन को नियंत्रित करते हैं। मतलब ये जो चीज है ना कि नियमित बाजार, ये क्या करते हैं, अधिकतर स्टेट और केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं, वहां पर जो कृषि उत्पाद होगा, यानी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होगा, उनकी विपणन को, मार्केटिंग को क्या करेगा, ये नियमित करेगा, यानी उनके मार्केटिंग को क्या करेगा, अपने आप में नियंत्रित करेगा। तो इसमें लिख लीजिए एक पॉइंट आगे से, कृषि उत्पादों की मार्केटिंग को नियंत्रित करता है, कृषि उत्पादों के विपणन को, मार्केटिंग को, ठीक है, विपणन को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का काम करता है। ये भी अच्छी चीज़ है अपने आप में, नियमित बाजारों का। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कृषि के विपणन के लिए नियमित बाजार ऑप्शन दिखता है, तो होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखना है आपको एपीएमसी एक्ट है, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। 1970 के दशक के बाद भारत में एपीएमसी एक्ट आना शुरू हुआ। और एपीएमसी एक्ट किस चीज़ से संबंधित है, अगर बेसिकली पूछते हैं, ये इसी से, एपीएमसी एक्ट। और अलग अलग टाइम पे बनते गए, 2003 में बना, 2020 के टाइम में भी इसमें संशोधन हुआ। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, यानी एक कमेटी है जो कि एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करती है, उसके मार्केटिंग को, यानी ये सीधे सीधे संबंधित है किसी से, कृषि के विपणन से, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के मार्केटिंग से संबंधित है। तो इसको फुल फॉर्म लिख लो आप, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, ये लिखना है आपको एपीएमसी एक्ट, और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और ये किस चीज से संबंधित है, कृषि के मार्केटिंग से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मार्केटिंग से। और ये 2003 में भी आया था एक्ट। इसके तहत बहुत से हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, उसको रेगुलेट करने वाली एक कमेटी है। अलग अलग टाइम पे बनती है, इसका ईयर वगैरह नहीं पूछता है, 2003 वगैरह में भी ये बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपको सहकारी विपणन केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखना है, सहकारी विपणन समितियां लिख दीजिए आप, सहकारी यानी कोऑपरेटिव, विपणन मतलब मार्केटिंग, कमेटीज यानी समितियां।
इसमें क्या होता है 10 से अधिक किसान आपस में मिलकर कमेटी बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, सपोज जैसे आप उस कमेटी में आपने किसी टाइम एक्सेस अमाउंट का आपका प्रोडक्शन हो गया तो वो इस कमेटी में सारा चला जाता है और कमेटी क्या करती है अपने पास स्टोर कर लेती है। मार्केट में किसी चीज़ की कमी हो गई तो उस टाइम वो उसको रिलीज कर देती है, तो उस टाइम पे किसान को उसका पैसा दे दिया जाता है। जो इसके मेंबर होंगे जिसके यहाँ एक्सेस अमाउंट हुआ था उतना नहीं लिखना है। सहकारी विपणन समितियां भी अपने आप से किसका रोल निभाती हैं, कृषि के विपणन में यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। ब्रैकेट में लिख लो इसको 10 या 10 से अधिक किसान मिलकर बनाते हैं, 10 या 10 से अधिक किसान मिलकर बनाते हैं इसको, ठीक है, अधिक किसान इसमें होते हैं। और बाद में 1954 से इसका नाम क्या रख दिया, बहुउद्देशीय पर्पज यानी मल्टीपर्पज के लिए शुरू होगी। 1954 से बहुउद्देशीय समिति का इसमें गठन किया गया इसी के तहत, यानी मल्टीपर्पज होगा उसका। बहुउद्देशीय समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसको आप लोग ध्यान देना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर लिखूंगा मैं। अब देखो प्रोडक्शन हुआ, भंडारण कहाँ करोगे, गोदाम कहाँ से लाओगे, वरना वो खेत में ही सड़ जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो नेक्स्ट लिखना है भंडारण तथा वेयर हाउसिंग सुविधा। वेयर हाउस क्या होते हैं, अपने आप में एक प्रकार के गोदाम होते हैं, ठीक है। भंडारण तथा वेयर हाउसिंग सुविधा, वेयर हाउसिंग, वेयर को ब्रैकेट में गोदाम लिख लो, हाउसिंग सुविधा, ये क्या है, अपने आप में एक प्रकार के जैसे स्टोर करने के लिए, सामान को स्टोर करना है, कहाँ होगा, कहाँ उसको रखना होगा, गोदाम, इसकी सुविधा होना बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर की मार्केटिंग के लिए, ठीक है। वरना सामान वहीं सड़ जाएगा, आपका सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी क्योंकि उनको लॉस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो सिफारिश की गई थी कि भारत में होने चाहिए, 1950 में एक कमेटी बनी थी, ठीक है। वो कमेटी जो थी अपने आप में ग्रामीण बैंक समिति जिसको बोला गया, उसकी सिफारिश पे इसका गठन हुआ था। ग्रामीण मतलब इस कमेटी की सिफारिश पे थी, लेकिन मुख्य रूप से बाद में बना। ग्रामीण बैंक समिति की सिफारिश पे लिखूं, ग्रामीण बैंक समिति, इसने सिफारिश की थी कि हाँ इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बेसिकली इसको बाद में मुख्य जो इसमें योगदान रहा वो 1954 में एक अन्य चीज़ थी जिसका नाम था अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण। उसके कहने पे ऑल इंडिया लेवल पे आया 1954 में इसका पूरा नाम लिखना है आपको, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण, ठीक है। यानी ऑल इंडिया अखिल भारतीय ग्रामीण यानी रूरल, ठीक है, साख मतलब क्रेडिट, सर्वेक्षण माने सर्वे के तहत इसने जो की थी, इसकी सिफारिश की थी और इसको ऑल इंडिया लेवल पे इसको लाया गया, ठीक है। अब बाद में इसी के तहत क्या हो गया, 3 प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के यानी पब्लिक सेक्टर के यानी जिसको सरकारी कहते हैं आप लोग, वेयर हाउसिंग आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। वहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में ये हैं, तो ये बेसिकली 3 प्रकार के। तो भारत में 3 सार्वजनिक क्षेत्र में ये वेयर हाउसिंग और भंडारण देखते हैं, ठीक है। तो नीचे आपने एरो करके लिखना है, भारत में 3 प्रकार के यानी भारत में मुख्यतः 3 क्या दिखेंगे आपको, भंडारण के लिए दिखेंगे, ठीक है। तो लिखो इंडिया में 3 दिखेंगे यानी 3 क्या दिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में दिखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर एक प्रकार का सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या दिखेंगे, वेयर हाउसिंग दिखेंगे। और उनका नाम भी पूछेगा, उनका स्थापना पूछेगा। पहला बहुत फेमस FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम, इसकी भर्ती वगैरह भी आती है ना, वो इसीलिए बनाया गया है। वो क्या करता है, किसान का उत्पादन हुआ, सरकार का निगम हो, वो खरीदता है, सरकार की ओर से जो अनाज खरीदने वाली संस्था है ना वो यही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, यही भंडारण करता है। तो FCI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी 1965 को, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। दूसरा जो है अपने आप में वो है केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम। सेकंड लिखोगे केंद्रीय यानी सेंट्रल, वेयर हाउसिंग यानी ये गोदाम होते हैं, ठीक है, वेयर हाउसिंग निगम, ये सेकेंड है। और जो केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम बना था ये बना था अपने आप में 1957 में, 1957 में इसको बनाया गया था। और तीसरा जो अपने आप में है वो है वेयर हाउसिंग निगम, ठीक है। ये भी ऐसी हैं, अलग अलग स्टेटों में वगैरह भी होते हैं वेयर हाउसिंग निगम। आपको 2 याद रखने हैं, FCI और वो, ये ज़्यादा उतना नहीं, ये आपको याद रखना है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम लिख देना ब्रैकेट में, दूसरा ये और तीसरा ये। और ये सब के सब अपने आप में बाद में एक एक्ट बनाया गया था वेयर हाउसिंग
अपने आप में मतलब जो ये था कमीशन था या अपने आप में वेयर हाउसिंग से संबंधित जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था 1962। इसको छोड़ दो, ठीक है, आपका इतने से काम बन जाएगा। वेयर हाउसिंग निगम, ये केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम और FCI, ये सब के सब क्या है, केंद्र का जो भंडार मतलब अपने आप में कृषि का विपणन किया जाता है उससे संबंधित चीजें हैं, मार्केटिंग से, और ये अनाज को रखने का काम अपने आप में करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक फैक्टर आपने लिखना है, वो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। ये सब वही है, राष्ट्रीय कोऑपरेटिव है सहकारी यानी नेशनल कोऑपरेटिव विकास निगम, ठीक है, ये भी लिख लो। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1963 में की गई थी, 1963 में। ये सब अपने आप में किसी से संबंधित है, विपणन वगैरह से संबंधित। और अंतिम लिखोगे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ, लास्ट लिखना है आपको अब, राष्ट्रीय कृषि अंतिम लिखना है, ठीक है। ये आपका विपणन वाला भी हो जाएगा, इतने से आपका काम बन जाना चाहिए, FCI वगैरह होना चाहिए। लास्ट लिखो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, राष्ट्रीय यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव विपणन यानी मार्केटिंग, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ, ये क्या करता है, अपने आप में कुछ चुनी हुई वस्तुएं होती हैं, भारतीय संघ यानी कुछ फिक्स्ड वस्तुएं होंगी, यानी चुनी हुई वस्तुओं को आयात करना अपने देश में या निर्यात करना अपने देश से बाहर करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसका ये काम है। मतलब कुछ खास प्राप्त, मतलब कुछ खास प्रकार की वस्तुओं को उसको प्राप्त करना, उसको वितरित करना, उसको निर्यात करना यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना, ये करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। लिखो कुछ चयनित वस्तुओं का, कुछ चयनित वस्तुओं का, या तो क्या करेगी उत्पादन, मतलब सॉरी उत्पादन नहीं, चयनित वस्तुओं को प्राप्त करेगी, यानी फिक्स एक लिस्ट बनी होगी, उसको आयात करेगी, उसको निर्यात करेगी, यानी अपने देश में लाना, अपने देश से भेजना, ये इसका मेन काम होता है। आयात निर्यात के साथ साथ प्राप्त करना, ये सब चीज़ें। अब बस आपका विपणन से संबंधित इतने ही हैं। लास्ट के 2 फैक्टर बता देता हूँ, एक तो लिख लो, ये अन्य फैक्टर में लिख लो। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कब से शुरू हुआ, DBT योजना, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बैंक में डायरेक्ट आपके पैसे आएंगे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ये किस चीज़ से संबंधित है, DBT, ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट आपके खातों में पैसे भेजने से संबंधित। पहले क्या होता था, खाते में नहीं आते थे, अब जो लाभार्थी होगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट सरकारें पैसे देती हैं। ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी पूछ सकता है फैक्ट। 1 जनवरी 2013 से इसको शुरू किया गया था, 1 जनवरी 2013 से। और इसके लिए इन लोगों ने कुछ लोगों की समिति तो नहीं कह सकते हैं, कुछ लोगों का दल बनाया था। उस दल के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था नंद नील कर्ण, ठीक है, नंदन नील कर्ण की अध्यक्षता में, नंदन नील कर्ण की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी नहीं है वो, दल टाइप का था, एक ये याद रखना। और एक लिखो आप ऑपरेशन फ्लड का संबंध, क्या लिखोगे, ऑपरेशन फ्लड लिख लो, ऑपरेशन, ये दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध अपने आप में किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। और ये श्वेत क्रांति इसको बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध लिख देना, दुग्ध उत्पादन, ब्रैकेट में लिखना श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, श्वेत क्रांति। और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा इसकी शुरुआत की थी, वर्गीस कुरियन के द्वारा, ब्रैकेट में लिख देना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, वर्गीस कुरियन ने इसकी शुरुआत भारत में की थी। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछेगा आपसे तो दुग्ध उत्पादन से, और श्वेत क्रांति 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये था आपका एग्रीकल्चर का जो पोर्शन आज का था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। मुझे लगा कि कोई टॉपिक छूटा है, कुछ फैक्ट एग्रीकल्चर से छूटे हैं, तो कल उसको मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक यू।